नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो दोस्तों आज हम हिंदी भाषा और उसका विकास का दूसरा भाग पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम मेरा जो पहला भाग है उसको हमने पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं दिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का अध्ययन किया था। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, यह हमारा वीडियो का दूसरा भाग है। दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल है दोस्तों 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसको 3 भागों में बांटा गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। कितने भागों में बांटे गए हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले देखते हैं पाली भाषा। दोस्तों पाली को दोस्तों प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं दोस्तों, जिसका समय काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। दोस्तों इस भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई। दोस्तों इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। जो पाली भाषा है दोस्तों, इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। क्या हुई दोस्तों? बौद्ध साहित्य की रचना हुई। तो दोस्तों इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई दोस्तों, जैसे कि सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक की रचना हुई। दोस्तों अगर हम सूत्र पिटक देखते हैं दोस्तों, तो सूत्र पिटक जो है इस ग्रंथ में दोस्तों साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दोस्तों इस सूत्र पिटक में दोस्तों साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दोस्तों आते हैं अब विनय पिटक। इसमें दोस्तों इस ग्रंथ में दोस्तों इसमें बुद्ध के उन शिक्षाओं का संकलन किया गया है दोस्तों, जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अगला है दोस्तों अभिधम पिटक। इसमें चित्त, चैतसिकी आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अगर दोस्तों पूछा जाए कि पाली में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, तो दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथों में सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की रचना हुई। दोस्तों अब चलते हैं हम अगली क्लास। दोस्तों पाली को अगर देखें तो पाली को दोस्तों भारत की प्रथम देशी भाषा कहा जाता है। दोस्तों पाली भारत की प्रथम देशी भाषा थी। क्या है दोस्तों? प्रथम देशी भाषा। दोस्तों पाली में लिखे गए जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें मिलिंदोपह, महावंश, दीपवंश, अटकथा, साहित्य इत्यादि लिखे गए दोस्तों पाली के जो 3 व्याकरण उपलब्ध है हमारे सामने, जिसमें सदनीति व्याकरण, कच्चायन व्याकरण और मोगलान व्याकरण, दोनों ये पाली भाषा का व्याकरण है। दोस्तों अगर हम सदनीति व्याकरण की बात करें तो दोस्तों इसकी जो रचना है सदनीति व्याकरण, इसकी जो रचना है दोस्तों जो बर्मी भिक्षुक अंगवस थे उन्होंने की थी। इसका समय काल था दोस्तों 1154 ईस्वी। इस व्याकरण में दोस्तों 27 अध्याय एवं 1391 सूत्रों में निबद्ध है। दोस्तों ये जो व्याकरण है 27 अध्याय और 1391 सूत्रों में निबद्ध है। दोस्तों अब है अगला हमारा कच्चायन व्याकरण। दोस्तों कच्चायन व्याकरण की जो रचना है, इसकी जो रचना है महाकच्चायन ने की थी। जो ये व्याकरण जो है 23 परिच्छेद तथा 675 सूत्रों में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो समय है 7वीं सदी। दोस्तों ये इसकी रचना जो है 7वीं सदी में हुई थी। दोस्तों अगला है हम मोगलान व्याकरण। दोस्तों
जो मोगलान व्याकरण है इसकी रचना दोस्तों मोगलान ने की थी। इस व्याकरण में दोस्तों 817 सूत्र हैं। कितने हैं दोस्तों? तो 817 सूत्र हैं मोगलान व्याकरण में, और इसकी रचना मोगलान ने की थी। दोस्तों अब हम देखते हैं पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। तो दोस्तों पाली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती थी दोस्तों? तो मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल आदि स्थानों पर यह भाषा क्या थी दोस्तों? प्रचलित थी। तो दोस्तों अगर हम देखें तो मुख्य रूप से पाली जो है मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। दोस्तों कहाँ की बोली माना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है दोस्तों। अगर हम देखें पाली की प्रसिद्ध कौन कौन से व्याकरण है, तो हमने देख लिया दोस्तों सदनीति, मोगलान और कच्चायन, ये 3 व्याकरण थे दोस्तों। पाली के जो प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार दोस्तों इसमें 41 ध्वनियाँ होती है। कितने ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों? 41 ध्वनियाँ होती हैं, और ये कच्चायन व्याकरण के अनुसार है दोस्तों। इसमें पाली में 41 ध्वनियाँ होती हैं। तथा मोगलान के अनुसार दोस्तों मोगलान ने अपने व्याकरण में 43 ध्वनियाँ होती है, इसका वर्णन किया है दोस्तों। कितने ध्वनियाँ मानी है उन्होंने? मोगलान ने 43 ध्वनियाँ। दोस्तों पाली में 3 लिंग, 3 वाच तथा 2 वचन का प्रयोग मिलता है दोस्तों। जैसे कि 2 वचन में दोस्तों एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हमें मिलता है। अब दोस्तों जो पाली को दोस्तों प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत आता है दोस्तों। दोस्तों अब हमारा आता है प्राकृत। दूसरा है दोस्तों प्राकृत। इसको दोस्तों द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो समय काल है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। दोस्तों प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। इसमें दोस्तों हेमचंद, मार्कंडे आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से स्वीकार मानी है। किससे स्वीकार मानी है दोस्तों? तो संस्कृत से मानी है। वररुचि ने दोस्तों सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा। दोस्तों इन्होंने प्राकृत में जो व्याकरण लिखा उसका नाम था प्राकृत प्रकाश, सर्वप्रथम वररुचि ने लिखा था दोस्तों। इसमें दोस्तों हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत का क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्णी माना जाता है। किसको? हेमचंद्र को। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में दोस्तों प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं। वररुचि ने अपने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में दोस्तों प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। वो कौन कौन से भेद हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। जिसमें दोस्तों महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। कौन कौन से दोस्तों? महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में दोस्तों प्राकृत को 3 भेदों में वर्गीकृत किया है, जिसमें अर्धमागधी, चालुक्य पैशाची और अपभ्रंश। दोस्तों प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया था। दोस्तों जो प्राकृत भाषा है इसके विषय में किसने सर्वप्रथम विचार किया दोस्तों? तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में विचार किया था। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की है अपने नाट्यशास्त्र में दोस्तों। दूसरी प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम प्राकृत भाषा के प्रकार की बात करें दोस्तों तो आता है हमारा सौरसेनी प्राकृत। दोस्तों यह मुख्यतः मथुरा के आसपास बोली जाती है, और यह मध्य देश की प्रमुख बोली है। कहाँ की बोली है दोस्तों? मध्य देश की
प्रमुख बोली है। दोस्तों अर्धमागधी यह प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश सुरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की भाषा थी। कहाँ की दोस्तों? कौशल या अयोध्या की भाषा थी। दोस्तों हमारा अगला है मागधी। मागधी प्राचीन काल से दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। दोस्तों चौथा है पैसाची। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हार्नेल ने इसे द्रविड़ द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और सौरसेनी का विस्तृत रूप माना है। पचासी उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। पांचवा दोस्तों महाराष्ट्री। साहित्यिक प्राकृत में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। साहित्यिक प्राकृत में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। दोस्तों कालिदास हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे हैं। दोस्तों किसने? दोस्तों कालिदास और हर्ष ने। दोस्तों अब हमारा तीसरा है अपभ्रंश, जिसे हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। इसका समय काल है दोस्तों 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। दोस्तों अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बीच की कड़ी है। दोस्तों यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बीच की क्या है दोस्तों? कड़ी है, जो दो भाषाओं को आपस में जोड़ती है। दोस्तों इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? संधिकालीन भाषा। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है। दोस्तों पतंजलि की महाभाष्य में हमें सर्वप्रथम अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा है दोस्तों? विभ्रष्ट कहा गया है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता गुहासेन विक्रम संवत 650 के पहले पहल को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। दोस्तों आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को राणा भाषा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? आचार्य किशोरी वाजपेयी ने राणा भाषा कहा है। आचार्य हेमचंद व वांगभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। क्या भाषा कहा है? ग्राम भाषा। तथा दंडी ने इसे अभिरधि की भाषा कहा है। अपभ्रंश के मुख्यतः 3 कवि हैं दोस्तों। एक तो है स्वयंभू, जिसका समय काल 7 से 8वीं सदी है। दूसरा है पुष्पदंत 10वीं सदी और तीसरा है धनपाल। यह दोस्तों अपभ्रंश के प्रमुख 3 कवि हैं। दोस्तों स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। वाल्मीकि। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश में 2 वचन, जैसे एक वचन और बहुवचन, और 2 लिंग होते हैं दोस्तों, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये 2 होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। दोस्तों
अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है दोस्तों। जो अवहट है ये अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है दोस्तों। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया था। किसमें किया दोस्तों? तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में किया था। 13वीं 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट कहा तथा हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। दोस्तों राहुल संकृत्यायन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। तो दोस्तों राहुल संकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। दोस्तों डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। तो दोस्तों हमने आज देखा मध्यकालीन आर्य भाषा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसका अगला वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स में SMS करें। दोस्तों अगर आपने इसका पहला भाग अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारे पहले भाग की वीडियो हिंदी भाषा और उसका विकास एवं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और